यहाँ पर आज शुरू करते हैं अपने राजस्थान में साहित्य का टॉपिक है। साहित्य के टॉपिक को आगे बढ़ाते वो शुरू करते हैं इसमें राजस्थान का साहित्य। राजस्थान का साहित्य कि राजस्थान के साहित्य में कौन सी रचना लिखी गई है और कौन से प्रमुख कवि हुए हैं उनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए इसको कुछ पार्टों में बांट कर पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, इसमें बात करें अपन कवि है यादवेंद्र शर्मा। ठीक है, यादवेंद्र शर्मा जो है चंद्र उपनाम से कविता करते थे। किस नाम से? उपनाम है इनका चंद्र। ये चंद्र उपनाम से कविता करते थे। किस नाम से? चंद्र उपनाम से कविता करते थे। ठीक है, और इनकी रचना देखिए अपन, इनकी रचना हो जाएगी यहाँ पर हूँ गोरी किन पीवरी, हूँ गोरी किन पीवरी खम्मा गणी ठीक है, खम्मा गणी अन्नदाता तासरो घर जनारी डोडी जमारो ठीक है, तासरो घर जनारी डोडी जमारो और है हजारों घोड़ों का सवार और एक लास्ट रचना है इनकी मिट्टी का कलंक। ठीक है, ये रचना है इनकी यादवेंद्र शर्मा की, जो चंद्र उपनाम से कविता करते हैं। ठीक है, इन रचना को अपने को किस प्रकार से याद करना है? ठीक है, हूँ गोरी किन पीवरी खम्मा गणी अन्नदाता ताशुर घर जनारी डोडी जमारो हजारों घोड़ों का सवार और लास्ट रचना है मिट्टी का कलंक। कि इसमें कवि कहना चाहता है कि अपने को सारी रचना एक साथ याद करनी है, तो अपने किस प्रकार से याद करेंगे इनको? हूँ गोरी किन पीवरी, कवि कहता है कि मैं हूँ गोरी किन पीवरी, कि मैं हूँ गोरी, मैं गोरी किस पीवरी का हूँ। खम्मा गणी अन्नदाता, अपन कहते नहीं क्या खम्मा गणी अन्नदाता, कोई जैसे अपने मारवाड़ी शब्द है खम्मा गणी अन्नदाता, अन्न देने वालों को खम्मा गणी कहते हैं। खम्मा गणी अन्न देने वालों को अन्नदाता कहते हैं। ठीक है, खम्मा गणी अन्नदाता मेरा ताशरा घर है। क्या है? कौन सा घर है? ताशरो घर, ताश को घर है। जनारी डोडी है। क्या है? जनारी डोडी है। जमारो यानी मेरे जमारा, यानी जमारा अपने राजस्थान में कहते हैं, अपने जीवन को जमारो कहते हैं। क्या कहते हैं? मारो तो जमारो ही बिगड़ गयो, लोग कहते नहीं कहते जमारो हजारों घोड़ों का सवार है और मिट्टी का कलंक लगा हुआ है। किसके ऊपर? यादवेंद्र शर्मा के ऊपर। ठीक है, ये इनकी रचना है। हूँ गोरी किन पीवरी खम्मा गणी अन्नदाता ताशुरो घर जनारी डोडी जमारो हजारों घोड़ों का सवार और मिट्टी का कलंक। ठीक है, इस प्रकार से इनको याद दे जाएगी। आगे देखें, आगे कवि है अपने पास दूसरे कवि रांगे राघव। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बनता है यादवेंद्र शर्मा की रचना से और रांगे राघव से भी कि इनमें से कौन सी रचना इनकी है, यादवेंद्र शर्मा की है या फिर
ऑप्शन दे दिया जाता है उसमें कौन सी रचना है या फिर कौन सी रचना नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बनता है। फिर अपने पास रांगेय राघव के पास बात करें, इनकी रचना है मुर्दों का टिल्ला, इनको अपन यहाँ लिख ले ताकि पता रहेगा। मुर्दों का टिल्ला, ठीक है, मुर्दों को टिल्ला, करौंदे, कब तक पुकारूं, और है आज की आवाज़, कब तक पुकारूं आज की आवाज़। ये चारों रचना है जो रांगेय राघव की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन चारों रचनाओं का प्रश्न बनता है, ठीक है। कौन सी रचना है? मुर्दों का टिल्ला, करौंदे, कब तक पुकारूं आज की आवाज़। इनको किस प्रकार से याद करना है कि मुर्दों का रांगेय राघव जो है क्या है, मुर्दों के टिल्ले में क्या है, दफन है। क्या है? मुर्दों के टिल्ले में दफन है। वहाँ से गरौंदे करता है, क्या करता है, गरौंदे करता है और पुकार लगाता है, कब तक पुकारूं। और वहाँ पर मुर्दों के टिल्ले में मैं सोता हुआ आदमी कहता है कि कब तक पुकारूं आज की आवाज़। मुर्दों का टिल्ला, गरौंदे, कब तक पुकारूं आज की आवाज़, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है। कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है, इनका उपनाम था रानी जी। क्या उपनाम था इनका? इनका उपनाम जो है, ये रानी जी के उपनाम से कविता लिखती थी। किस नाम से? ठीक है, अपने आप को ये रानी जी कहती थी। इस रानी जी के नाम से कविता लिखती थी। कौन? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनकी रचना की अपन बात करें, इनकी रचना है मुमल मजली रात, टाबरारी बाता, रे चकवारी बाता, मोलक बाता, हुंकारो दोसा और बोल बार मली, ये इनकी रचना है, ठीक है। और इनको लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना को किस प्रकार से याद करना है? इसमें महिला है। कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत महिला है। महिला क्या करती? बाता की बात करती। कौन सी बात करती? अपने कहते नहीं कहते, अगर महिला अगर पानी भरने जाती है, महिला अगर बेवड़ो भरवा जावे, माता को तो भी बोझ जावे, तो ये बातें करती नहीं टमे, तो ये बातें ही करावे। तो बातें करने का ज़्यादा ही इनको शौक होता है। तो जहाँ पर बाता का आता है, वहाँ पर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का है। कौन सी रचना? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है मुमल मजली रात। कि मुमल जो है मजली रात यानी मध्य रात, अपन याद करें, मुमल मजली रात, टाबरारी बाता, रे चकवारी बाता, अमोलक बाता, हुंकारो दोसा, बोल बार मली, अमोलक बाता, हुंकारो दोसा, बोल बार मली। इनको किस प्रकार से याद करना है कि मुमल नामक एक लड़की है जो मजली रात यानी मध्य रात में क्या करती? टाबरारी बाता। जब अपन छोटे थे तो क्या करते थे, दादी या मम्मी को कहते थे कि हमारे को बातें कहो, तो ताकि नींद आ जाए, यानी कहानी सुनाओ तो उसे नींद आ जाए। क्या है? टाबरारी बाता,
क्या है, टाबरारी बाता, रे चकवारी बाता। कौन सी बाता? टाबरारी बाता, रे चकवारी बाता और अमूलक बाता, ये तीनों बातें हैं। टाबरारी बाता, रे चकवारी बाता, अमूलक बाता। और बाद में कहता है कि अपने राजस्थान में कहावत है कि कोई बात कहने पर क्या करना पड़ता है, हुंकारो देना पड़ता है, हाँ सा। कोई भी थोड़ी सी बात हुई, हाँ सा, तो क्या करना पड़ता है, हुंकारो दो सा। क्या दो सा? हुंकारो दो सा, हुंकारा भरना पड़ता है, हाँ सा, हाँ सा। तो उसको हुंकारो दो सा और बोल बाहर मिली। कहते हैं हुंकारो दो सा, बोल बाहर मिली। मुम्मल मजली रात, टाबरारी बाता, रे चकवारी बाता, अमूलक बाता और हुंकारो दोसा और बोल बाहर मिली। ये सारी रचना किनकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। ठीक है, मुम्मल मजली रात, टाबरारी बाता, रे चकवारी बाता, अमूलक बाता, हुंकारो दोसा, बोल बाहर मिली। ठीक है, आगे देखिए अपन नेक्स्ट कवि है विजयदान देता। विजयदान देता जो है, इनका उपनाम जो है विज्जी उपनाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? विज्जी। इनका उपनाम मिलता है कि ये विजयदान देता जो है विज्जी उपनाम से कविता लिखते थे। जो जितने भी कवि हुए हैं वे कवि जो है अपने उपनाम से कविता करते थे। किस नाम से? उपनाम से। इन्हें अपने उपनाम क्या होता है कि अपने स्वयं का नाम न रखकर ये नाम रख लिया। जैसे इनके द्वारा रचना लिखी गई है, जैसे लक्ष्मी कुमार चुंडावत है, इनका नाम है लक्ष्मी कुमार चुंडावत और इन्होंने कविता में अपना नाम दे दिया रानी जी। जैसे मुम्मल नामक कविता लिखी है इन्होंने और इस कविता में अपना नाम रानी जी रख दिया। तो मतलब अगर कोई भी अगर पढ़ता है किताब को, पाठक पढ़ता है, तो वहाँ पर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का नाम नहीं मिलकर रानी जी का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये होता है उपनाम। यानी अपने स्वयं के नाम से कविता न लिखकर अन्य नाम से कविता लिखना क्या कहलाता है? उपनाम। ठीक है, विजयदान देता की रचना देखिए अपन। इनकी रचना है बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, उलेखू, उलेखू, हिटलर, उलेखू, हिटलर, तीड़ो राव, तीड़ो राव, मारो बादलो, मारो बादलो, ये रचना है मारो बादलो। और एक इनकी प्रसिद्ध रचना है दुविधा, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि दुविधा रचना जो है किनकी है। ठीक है, दुविधा किनकी है? दुविधा विजयदान देता की है। ठीक है, बातारी फुलवारी, इसमें बातारी फुलवारी विजयदान देता का भी आता है। ठीक है, पीछे आता है तो इनकी लक्ष्मी कुमार चुंडावत, आगे आया तो विजयदान देता की। ठीक है, बातारी फुलवारी, उलेखू, हिटलर, तीड़ो राव, मारो बादलो और दुविधा, ये सारी रचना किनकी है? विजयदान देता की है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया की। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, इनकी रचना है धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी, वही है धरती धोरारी। ठीक है, धरती धोरारी। दूसरी है पाथल और पिथल, पाथल और पिथल रचना इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि पाथल पिथल किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। पाथल कौन है? पाथल तो है महाराणा प्रताप है। कौन है? पाथल महाराणा प्रताप को कहते हैं, महाराणा प्रताप को जो है पाथल नाम से भी जाना जाता है। और पिथल जो है बीकानेर के शासक हुए हैं पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी। उनको पिथल के नाम से भी जाना जाता है, जो रायमल के बेटे थे। ठीक है, इनको
पीथल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अकबर के दरबार में रहकर इन्होंने साहित्यकार का काम किया है। ठीक है, पाथल जो महाराणा प्रताप को कहते हैं, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं, लेकिन इनकी रचना पाथल पीथल है। पाथल जो महाराणा प्रताप को नाम दिया गया है, पाथल साहित्यिक नाम है, और पीथल जो इनका पृथ्वीराज राठौड़ का है। इनकी रचना है पाथल और पीथल है। ठीक है, एक आला और उदल नामक से भी एक रचना लिखी जाती है, वो हिंदी साहित्य में है। ठीक है, ये पाथल पीथल इंपॉर्टेंट है। और लील टांस जमीरो धनी कुण और मिंजर और निग्रंथ, ये रचना है इनकी। ठीक है, धरती दोरारी, पातल पित्तल, लील टांस, जमीरो धणिकुण, मिंजर और निग्रंथ, ये सारी रचना किनकी है? इनके कन्हैयालाल सेठिया की। कहते हैं कि लील टांस को जो है, लील टांस एक पक्षी है। क्या है? लील टांस पक्षी है। इस पक्षी को अगर दशहरे के दिन देख लिया जाता है, किस दिन? दशहरे के दिन, तो उसका पूरा वर्ष यानी पूरा साल शुभ जाता है। लील टांस पक्षी होता है, इस पक्षी को अगर दशहरे के दिन देख लिया जाता है तो उस व्यक्ति का पूरा वर्ष अच्छा जाता है। ऐसी मान्यता अपने राजस्थान में है। ऐसा माना जाता है कि लील टांस पक्षी जो है देखना शुभ माना जाता है, लील टांस पक्षी का। ठीक है, आगे देखिए इसमें नेक्स्ट कवि है नारायण सिंह भाटी। कौन है? नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी। ठीक है, इनके बारे में देखें कि नारायण सिंह भाटी के बारे, इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। ठीक है, इनकी रचना है सांझ, ओल्यू, सांझ, ओल्यू, डूंगर लादिया, डूंगर लादिया, परमवीर दुर्गादास और मीरा। ये रचना किनकी है? नारायण सिंह भाटी की है। सांझ, ओल्यू, डूंगर लादिया, परमवीर, दुर्गादास और मीरा, ये सारी रचना किनकी है? नारायण सिंह भाटी जी की रचना है। ठीक है, आगे देखें कि आगे जो है अपने यहाँ पर राजस्थान में साहित्यकारों के द्वारा संगीत ग्रंथ भी लिखे गए। ये तो रचना लिखी गई है हिंदी में, लेकिन जो अपने राजस्थान के कवि है, कवियों के द्वारा बहुत सारे संगीत ग्रंथ भी लिखे गए। उनमें अपने राजस्थान के बहुत सारे राजा महाराजा भी हैं, जैसे महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें संगीत ग्रंथ, राजस्थान में संगीत ग्रंथ जो प्रचलित है उनके देखें संगीत ग्रंथ। संगीत ग्रंथ में महाराणा प्रताप के देखें, महाराणा कुंभा के, महाराणा कुंभा। ठीक है, उनके संगीत ग्रंथ की बात करें तो उनके संगीत ग्रंथ है संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध,
सूढ़ प्रबंध, और एक रचना और है इनकी रसिक प्रिया। क्या है? रसिक प्रिया। ये इनके सारे महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ हैं जो स्वयं महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं। कौन से? संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध और रसिक प्रिया। ये सारे रचना जो है, सारे ग्रंथ जो है संगीत से संबंधित ग्रंथ है और महाराणा कुंभा स्वयं द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए इनमें और संगीत ग्रंथ देखिए, कवि है जैसे पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल की बात करें, पुंडरीक विठल जी की 2 रचना प्रसिद्ध है, एक तो रागमाला और एक है राग मंजरी। ये दोनों रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है कि पुंडरीक जी की रचना है रागमाला और राग मंजरी है। और महाराणा कुंभा का ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कोई सी रचना देकर पूछे जाते हैं कि निम्न में से संगीत महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। ठीक है, जैसे संगीत साज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और एक दे दिया संगीत राज रत्नाकर दे दिया, चाहे संगीत राज दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो इस प्रकार से वो देकर भी आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। तो ये रचना याद होनी चाहिए। ठीक है, इसकी रचना है पुंडरीक जी की रागमाला और राग रत्नाकर। ठीक है, आगे देखिए, और इसमें राधा कृष्ण की रचना है, राधा कृष्ण की रचना है राग रत्नाकर। कौन सी रचना है? राग रत्नाकर, राधा कृष्ण की रचना है। ठीक है, और है द्वारिकानाथ भट्ट की रचना। द्वारिकानाथ भट्ट की रचना जो है राग चंद्रिका है। क्या है? राग चंद्रिका, राग चंद्रिका है। ये सारे संगीत ग्रंथ है, जो भी अपन पढ़ रहे हैं अभी, क्या है? सारे संगीत ग्रंथ लिखे हुए हैं। द्वारिकानाथ भट्ट के द्वारा राग चंद्रिका ग्रंथ लिखा गया है, संगीत ग्रंथ है। और है सोमपाल का जो है संगीत रत्नावली है। क्या है? संगीत रत्नावली। इनमें यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन कर सकता है कि महाराणा कुंभा की रचना संगीत रत्नावली भी दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से तो कन्फ्यूजन नहीं होना। संगीत रत्नावली किसकी है? सोमपाल की रचना है। ठीक है, और है सारंग दत्त। सारंग दत्त की रचना संगीत रत्नाकर। सोमपाल की संगीत रत्नावली और सारंग दत्त की संगीत रत्नाकर। दोनों में भी, इनमें भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, दोनों को इसलिए साथ में बता दिया। ठीक है, और है जैसे ब्रजपाल भट्ट की, ब्रजपाल भट्ट की रचना जो है, इनकी रचना है राधा गोविंद संगीत सार है। ये दोनों एक ही रचना है, राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है, ये एक ही रचना है जो किसकी है? ब्रजपाल भट्ट की रचना है, राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है, इनमें आगे और नेक्स्ट देखें, इनमें है पंडित भाव भट्ट। कौन है? पंडित भाव भट्ट। पंडित भाव भट्ट की रचना देखें, इनकी रचना है अनूप संगीत रत्नाकर। ये पंडित भाव भट्ट जो है बीकानेर के शासक थे। अनूप सिंह के दरबार के कवि थे। पंडित भाव भट्ट कहाँ के? बीकानेर के शासक अनूप सिंह जी थे। अनूप सिंह जी के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने अनूप सिंह के ऊपर ही रचना लिखी है। ठीक है, अनूप संगीत रत्नाकर
ठीक है। अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप राग सागर, अनूप राग सागर, अनूप राग सागर, अनूपा कुश, अनूपा कुश, और है इनकी, और ये रचना, तीनों रचना जो किनके है, पंडित भाव भट्ट के है। अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप राग सागर और अनूपा कुश, तीनों रचना किनकी है, ये पंडित भाव भट्ट की है। और ये जो है बीकानेर के शासक अनूप सिंह के दरबारी कवि थे, किसके, अनूप सिंह के। तो जहाँ का रहेगा वहीं का गुणगान करेगा। अनूप सिंह का शासक, ये अनूप सिंह जी जो है कहाँ के थे, बीकानेर के शासक थे। तो जिसकी खाता है उसी की बजाता है। तो ये यहाँ के इनके दरबार में थे, तो इनके दरबार में ही इन्होंने इनके ऊपर ही रचना लिखी है। और आगे देखिए अनूप सिंह जी की रचना देखें, बीकानेर के शासक है अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी की रचना है, अनूप सिंह जी की रचना है संगीतानुपराग। क्या है, संगीतानुपराग, संगीतानुपराग और संगीत विनोद, संगीत विनोद, ये दोनों रचनाएं जो है इनकी है। इनकी अनूप सिंह जी की संगीतानुपराग और संगीत विनोद जो है, दोनों रचना किनकी है, अनूप सिंह जी है, जो कहाँ के शासक है, बीकानेर के शासक अनूप सिंह जी की रचना है संगीतानुपराग और संगीत विनोद। ठीक है। और एक और ले लें अपन, कृष्णानंद व्यास, कृष्णानंद व्यास की रचना जो है वह है संगीत राग और कल्पद्रुम। इनकी रचना है संगीत राग और दूसरी रचना है कल्पद्रुम। ठीक है, ये रचना है। ये सारी रचना जो है कौन सी है, संगीत ग्रंथ, संगीत से संबंधित ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, एक बार वापस देख ले अपन, महाराणा कुंभा का है संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध और रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा की रचना है। ठीक है, पुंडरीक विठल की रागमाला और राग मंजरी है, राधा कृष्ण की राग रत्नाकर है, और द्वारकानाथ भट्ट की राग चंद्रिका है, सोमपाल की संगीत रत्नावली है, सारंग दत्त की संगीत रत्नाकर है, ब्रजपाल भट्ट की राधा गोविंद संगीत सार है। पंडित भाव भट्ट जो है बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह जी के दरबार में रहते थे, और इनके कारण इन्होंने अनूप सिंह जी के ऊपर ही रचना लिखी है। अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत सार, अनूप राग सागर, अनूपा कुश, तीनों रचना लिखी गई है। और अनूप सिंह जी के द्वारा संगीतानुपराग और संगीत विनोद दोनों रचना लिखी है, और कृष्णानंद व्यास द्वारा संगीत राग और कल्पद्रुम दोनों रचना लिखी जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।